नमस्कार। भूमि आईएएस के स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लगातार आपके लिए यूपी पीसीएस प्री 2021 को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल से संबंधित क्लास आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर के पूरी तरीके से 5 चैप्टर हम यूपी स्पेशल के कंप्लीट कर चुके हैं। छठा चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था उसके 3 सेगमेंटों में हम उसको कंप्लीट करेंगे। 6 चैप्टर का पहला सेगमेंट कल की क्लास में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जो छठा चैप्टर हमारा है, जो चैप्टर नंबर 6 है, इस चैप्टर नंबर 6 का जो विषय है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र, झीलें और भूगर्भ जल स्रोतों से संबंधित विषय है। तो कल की क्लास में चैप्टर 6 के पार्ट 1 में हम नदी तंत्रों से संबंधित चीज़ों पे बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, सवाल कर चुके हैं। जहां हम गंगा यमुना इन नदियों की बात कर चुके हैं, जहां हम नदी तंत्र नदी बेसिन की बात कर चुके हैं, जहां हम उत्तर प्रदेश में उद्गम के आधार पर और नदी बेसिन के आधार पर कितने नदी तंत्र हैं इनकी बात कर चुके हैं। नदियों का विस्तार क्षेत्र क्या है, उनके किनारे बसने वाले शहर कौन से हैं, उनके किनारे बसने वाले जिले कौन से हैं, इनकी भी बात कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। इस चैप्टर 6 के पार्ट 2 में हम कुछ नदी तंत्रों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम झीलों और सिंचाई व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश के बात करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, कनेक्ट रहिए। हम यूपी स्पेशल की क्लास आपके साथ जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ही हम उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल मैराथन बैच क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप पूरी ईमानदारी और तल्लीनता के साथ क्लास करिए, क्योंकि आप जितनी ऊर्जा और तल्लीनता हमारे साथ दिखाएंगे उतनी ही ऊर्जा और उससे अधिक मेहनत के साथ हम आपके साथ काम करेंगे। और इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार शेयर कर ही रहे हैं। 4 अक्टूबर 2021 से शाम 3 बजे से हमारा नया बैच 2022 के लिए बिल्कुल फ्रेश नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और उस नए बैच जो 4 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ हम अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं। पहला जो एडवांस बैच है जिसमें हम एडमिशन ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद के बच्चों के लिए लेते हैं। और दूसरा हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है जो विराट के नाम से चलता है, जिसमें हम एडमिशन इंटर या इंटर के बाद से लेते हैं। विराट हमारा 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स है, एडवांस हमारा 15 से 18 महीने का कोर्स है। दोनों बैच के हमारे एडमिशन स्टार्ट हैं। दोनों ही बैच का जो न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है वो 4 अक्टूबर 2021 से 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है। एडवांस में जहां हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं विराट 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी बैच में हम पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ, राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट के साथ 4 अक्टूबर 2021 शाम 3 बजे से अपनी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों ही बैच में एडमिशन स्टार्ट हैं। आप आइए, हमारा बैच ज्वाइन करिए और अपनी सफलता में अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से क्रियान्वित करिए। आज का हमारा सेगमेंट है चैप्टर 6 यूपी स्पेशल का, जिसमें हम उसके पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, घाघरा नदी से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, इसका चयन करना है। तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि एग्जाम में स्टूडेंट 2 तरीके की गलती करता है। एक, जब कहीं क्वेश्चन में नहीं लगा होता है तो आप सिली मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़ते हैं और उस नहीं वाले पोर्शन को भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका सवाल आता हुआ गलत हो जाता है। दूसरा, जहां असत्य वाले सत्य असत्य की बात लिखी होती है वहां भी आप मिस कर देते हैं और सत्य सत्य में डायलेमा की स्थिति आ जाती है और आप हल्की सी चूक के कारण आते हुए सवाल को गलत कर देते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप जब भी क्वेश्चन करिए तो सबसे पहले पूरी एनर्जी, पूरी तल्लीनता, पूरे एकाग्रता के साथ क्वेश्चन को पढ़िए। क्योंकि क्वेश्चन जब आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो कई बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते समय ही उसका आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शंस में छुपे होते हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घाघरा नदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन यहाँ है पहला, इसका उद्गम तिब्बत के पठार स्थित मापचा चुंगो हिमनस से होता है। दूसरा ऑप्शन है कि पर्वतीय प्रदेश में इसे कसाली कहते हैं।
तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कि मैदानी क्षेत्र में इसे सरयू कहते हैं, और चौथा ऑप्शन आपके पास है कि प्रयागराज में यह गंगा में मिल जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो घाघरा नदी जो है उसको सरयू ही बोलते हैं, और जैसे आपको लिखा है सरयू कहाँ बोलते हैं? अयोध्या क्षेत्र में। अयोध्या क्षेत्र में इसे सरयू बोलते हैं। अयोध्या क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। तो पहला बात क्लियर हो गई कि मैदानी क्षेत्र में इसे सरयू बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, पर्वतीय प्रदेश में इसे कसाली के नाम से भी जानते हैं, और इसे कसाली के साथ करनाली भी इसका एक नाम है। क्या नाम है? करनाली भी इसका एक नाम है घाघरा का। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। अब ऑप्शन ए और डी में हम अगर विचार करें तो यहाँ ऑप्शन डी पे आप ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है? प्रयागराज में यह गंगा में मिल जाती हैं। प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में है संगम। क्या है? संगम। इसलिए प्रयागराज फेमस है। और ये संगम का क्या नाम है? त्रिवेणी संगम। क्या नाम है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम इसका नाम है क्यों? क्योंकि यहाँ 3 नदियां आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? पहला यहाँ गंगा मिलती हैं, दूसरा यहाँ यमुना मिलती हैं, और तीसरा यहाँ सरस्वती मिलती हैं। सरस्वती गुप्त रूप से यहाँ करके प्रवेश करती हैं। तो कितनी नदियां मिलती हैं? प्रयागराज में संगम में 3 नदियां, और 3 नदियों के प्रयागराज संगम मिलने से उनको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। कौन कौन सी 3 नदियां? गंगा, यमुना दृश्य रूप से, और सरस्वती अदृश्य रूप से आकर के मिलती हैं। क्लियर है? तो यहां आप देख सकते हैं कि संगम में केवल 3 नदियां मिलती हैं। यहां गंगा, यमुना, सरस्वती के अलावा तीसरा नाम नहीं दिखाई पड़ रहा। इसका मतलब यह है कि प्रयागराज में घाघरा गंगा में नहीं मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी विकल्प गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं आगे। घाघरा के बारे में हम पढ़ते हैं, आपसे तथ्य डिस्कस करेंगे। अभी हमने बोला घाघरा को क्या बोलते हैं? करनाली। और दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं इसका? कसाली। कसाली कहाँ बोला जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में। और सरयू कहाँ बोला जाता है? मैदानी क्षेत्र में। क्लियर है? अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, सरयू कहाँ बोला जाता है? मैदानी क्षेत्र में। ठीक। घाघरा करनाली नदी का उद्गम तिब्बत के पठार स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है कि घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठार स्थित जो हिमनद हैं वहां के मापचा चुंगो नामक हिमनद से घाघरा यानी कि करनाली अर्थात कसाली का उद्गम होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है, और सरयू और बहराइच में जाकर के इसका नाम, अयोध्या के पास इसका नाम जाकर के चेंज हो जाता है। लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्यों में प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। हमने पीछे कहा था आपसे, जिस तरह गंगा का प्रवेश द्वार बिजनौर, यमुना का प्रवेश द्वार पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिन्होंने क्लास नहीं देखी हो पिछली क्लास यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। गंगा का प्रवेश द्वार बिजनौर, यमुना का प्रवेश द्वार सहारनपुर का फैजाबाद, उसी प्रकार घाघरा लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए, लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और पर्वतीय प्रदेश में इसको बोला जाता है करनाली, और मैदानी प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? सरयू। सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी मिलती है, आगे चलकर अयोध्या में यह सरयू कहलाती है। क्लियर है? अयोध्या में इसको सरयू कहा जाता है, और इसकी जो सहायक नदी है प्रमुख उसका नाम क्या है? काली नदी, जो कहां मिलती है? सीतापुर में बासरा के पास। क्लियर है? अयोध्या से आगे बढ़ने पर आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा और देवरिया बरहज के पास राप्ती नदी मिलती है। तो 3 नदी आपने सुना, कौन कौन सा? पहला काली नदी जो कहाँ मिलती है? सीतापुर के पास घाघरा में। दूसरा आजमगढ़ जिले में तमसा नदी से आकर के मिलती है, और देवरिया बरहज के पास
राप्ती नदी से आकर के मिलती है। तो घाघरा नदी से संबंधित जो 3 सहायक नदियां आपने पढ़ा, कौन कौन सा? काली, जिसको आप शारदा भी बोलते हैं, दूसरी कौन सी? तमसा, और तीसरी राप्ती। ये 3 नदियां आकर के आप मिलती हैं घाघरा में। ये घाघरा की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और छपरा के पास गंगा में मिलती है। क्लियर है? कहां गंगा में मिल रही है? छपरा। छपरा लौट के ना जाएंगे। क्लियर है ना? कहां मिलती है? छपरा, बिहार। ठीक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि घाघरा को करनाली बोलते हैं, कसाली बोलते हैं। करनाली या कसाली कहाँ बोलते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में सरयू, अयोध्या के पास को सरयू बोलते हैं। ये प्रयागराज में नहीं बल्कि छपरा में गंगा से मिलती है। और इसका जो सहायक नदियां हैं वो है काली, तमसा और राप्ती। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसको नेपाल, एक विवरण दिया गया है और पूछा गया है इस विवरण से संबंधित नदी कौन सी है। इसको नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी कहते हैं। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास आपने हमारी की होगी, यानी कि चैप्टर 6 का पार्ट 1, तो इसका सवाल आपको, इस सवाल का जवाब आपको दिख ही गया होगा पहले ही ऑप्शन में, कि नेपाल में शालिग्राम और मैदानी क्षेत्र में नारायणी, पश्चिम में काली, पूर्व में त्रिशूल गंगा, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो 2 प्रमुख सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? पश्चिम में काली, पूर्व में त्रिशूल। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है। क्लियर है? 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, नेपाल में शालिग्राम और मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। पश्चिम में काली व पूर्व में त्रिशूल गंगा, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है, ये आपसे पूछा गया है और बताया गया कि इनमें से कौन सी एक नदी इन तीनों की विशेषताएं हैं। तो पिछली क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने वहाँ नदियों के उपनाम बताए थे। उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ, पठारी नदियाँ, इन तीनों नदियों की हमने श्रृंखला जारी की थी। इन तीनों नदियों का वर्गीकरण किया था और तीनों नदियों के वर्गीकरण के साथ ही उन नदियों के उपनाम भी हमने आपसे बताया था। और उस उपनाम में हमने कहा था शालिग्राम नाम से जो जानी जाने वाली नदी वो कौन सी है? गंडक। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक। यानी कि गंडक नेपाल में शालिग्राम और मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। गंडक की पश्चिम में काली और पूर्व में त्रिशूल गंगा 2 प्रमुख नदियां हैं। गंडक शिवालिक श्रेणी को त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है। क्लियर है? अब गंडक से संबंधित हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। गंडक यह नेपाल में, पहला इंफॉर्मेशन, शालिग्रामी दूसरा इंफॉर्मेशन, तथा मैदान में तीसरा इंफॉर्मेशन, नारायणी कहलाती है चौथा इंफॉर्मेशन। इन दोनों इंफॉर्मेशन को लिंक करिए। नेपाल में क्या कहलाती है? शालिग्राम, और नेपाल मैदानी क्षेत्र में क्या कहलाती है? नारायणी। इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन नंबर 2। तो हमारे साथ जब भी पढ़िए तो उद्देश्य ये रखिए कि क्वेश्चन 1 हो, उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से हम 1000 सवाल करने की क्षमता रखते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो गंडक को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। गोल व चिकने शालिग्राम पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शालिग्राम नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यह नदी अपने बहाव के साथ गोल और चिकने शालिग्राम पत्थर के कणों को अपने साथ बहाकर अधिक मात्रा में ले आती है। इसके कारण इसका नाम शालिग्राम रखा गया है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन सी? पश्चिम में काली, पूर्व में त्रिशूल गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए, पश्चिम में काली और पूर्व में त्रिशूल गंगा, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है। तो क्वेश्चन यह है कि शिवालिक श्रेणी को पार करने वाली नदी कौन सी है? गंडक। शिवालिक श्रेणी को गंडक किस स्थान पर पार करती है? तो त्रिवेणी नामक स्थान पर। 3 क्वेश्चन बन गए आपके नाम। नेपाल से निकलने के बाद प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के समीप सीमा पर बहते हुए पटना के निकट गंगा में
मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि ये महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा पर बहते हुए पटना बिहार में जाकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है गंडक। ठीक, तो गंडक के बारे में आप क्लियर हो गए। नेपाल में शालिग्राम, मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। शालिग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने बहाव क्षेत्र के साथ शालिग्राम नामक पत्थर के कण लेके आती है। ठीक, शिवालिक श्रेणी को पार करने वाली नदी है। शिवालिक श्रेणी को त्रिवेणी नामक स्थान पे पार करती है। महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर क्षेत्र से बहते हुए पटना में गंगा में जाकर समाहित हो जाती है। क्लियर है? चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नदियों से संबंधित ही है और यहाँ से पूछा गया है, चंबल के बीहड़ के नाम से प्रसिद्ध। तो बीहड़ उस क्षेत्र को कहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बीहड़ उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नदी बहाव के साथ बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव होता है और वो भूमि का कटाव नदी की उर्वरता को खत्म करके एक बड़ी बड़ी अवनालिकाओं का निर्माण करता है, उसको बीहड़ बोला जाता है। तो नदी बहाव के कारण भूमि का बड़े मात्रा में कटाव और उस कटाव से अवनालिकाओं का बड़े स्तर पर निर्माण होना बीहड़ कहलाता है। ठीक, चंबल के बीहड़ का आप देख रहे होंगे, जिस हमने आपको बोला है चंबल का बीहड़ आप दिख रहा हो लिखा हुआ। तो इस चंबल के बीहड़ में ये एरिया आपको दिख रहे होंगे, ढेर सारे एरियाज। इन एरियाज में आप देखेंगे कि एक अवनालिका अपर्दन का बड़ी मात्रा में नदी के बहाव के कारण बड़ी मात्रा में यहाँ अवनालिकाओं का निर्माण हुआ है, बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव हुआ है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि बड़ी मात्रा में भूमि के कटाव से ये जो क्षेत्र है ये किसी भी प्रकार से कृषि के रूप में उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार के एरियाज को, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को या नदी के कटाव से निर्मित इस प्रकार की संरचनाओं को क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि चंबल के बीहड़ के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चरमावती, दूसरा ऑप्शन है बेतावती, तीसरा है टमस और चौथा है कर्णवती। कुछ देर पहले ही हमने बात किया था और पिछली क्लास में जब हम यमुना नदी, गंगा नदी से संबंधित प्रश्नों कर रहे थे तो वहाँ हमने आपसे बात किया था कि चंबल के बीहड़ के नाम से किसको जाना जाता है, चरमावती। चरमावती का मतलब चंबल। तो चंबल के बीहड़ के रूप में चंबल नदी को जाना जाता है क्योंकि चंबल नदी और इसकी सहायक नदियां अपने बहाव क्षेत्र के साथ बड़ी मात्रा में मृदा का अपरदन करती हैं, बड़ी मात्रा में मृदा का कटाव करती हैं और बड़ी बड़ी अवनालिकाओं का निर्माण करती हैं। इसीलिए इनको चंबल का बीहड़ कहा जाता है। तो देखिए हमने चंबल नदी का एक्सप्लेनेशन कुछ दिया है। चंबल यानी कि चमरावती जिसका एक नाम है। तो चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के निकट जानापाव पहाड़ी से हुआ है। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। पहला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ, इंदौर, इंदौर में कहाँ, महू के निकट स्थित जानापाव पहाड़ी। तो जानापाव पहाड़ी कहाँ है, महू, महू कहाँ है, इंदौर, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है और चंबल नदी को चरमावती भी कहते हैं। क्लियर है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई आगरा व इटावा, क्लियर है, आगरा और इटावा के सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो दूसरा इंफॉर्मेशन आपके पास क्या मिला कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। कहाँ मिलती है यमुना से, इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर या इटावा के पास पंचनदा नामक स्थान पर। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी अनियमित जलधारा, देखिए जो अभी हमने आपसे बात किया था, अनियमित जलधारा, अनियमित जलधारा ने नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफी गहरी अवनालिकाओं का, नालियों का निर्माण किया है जो कि चंबल के बीहड़ों के नाम से जाने जाते हैं।
तो ये हमने आपसे बोला, नदी अपने बहाव के साथ बड़ी मात्रा में जब मृदा का अपरदन करती है, भूमि का कटाव करती है और अवनालिका जैसी गहरी गहरी संरचनाओं का निर्माण करती है, तो उसको बीहड़ बोला जाता है। और चंबल और उसकी सहायक नदियां अनियमित जलधारा के कारण ऐसा अक्सर करती हैं, ऐसा वहां अक्सर संरचनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए इनको चंबल के बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बनास, गोपद, रिहंद, कुहंड आदि किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है तमस, चंबल, सिंध और स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब पिछली क्लास में बताया था, एक और होता है सोन नदी। तो अब आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जब नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर हमने विभाजन बताया था, तो वहाँ इन नदियों की सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा किया था। तो इसमें सहायक नदी जो रिहंद है, इससे आप लिंक जोड़ सकते हैं कि रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जिसपे रिहंद बांध परियोजना संचालित की गई है। तो ऑप्शन 14 का, क्वेश्चन 14 का जो आंसर हो जाएगा स्वर्ण या सोन नदी। क्लियर है? अब सोन नदी के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 याद रखिएगा, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड, इंफॉर्मेशन नंबर 2, नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में, इंफॉर्मेशन नंबर 3, बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर 4, बिहार में प्रवेश कर जाती है, ऑप्शन नंबर 5, और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इंफॉर्मेशन नंबर 6। बनास, गोपद, रिहंद, कुहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 7। यह अपने मार्ग में अनेक प्रपातों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। क्लियर है? तो सोन नदी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है। स्वर्ण नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बहाव के साथ बालू के कणों में सोने जैसे कण, स्वर्ण कणों की प्राप्ति देखी गई है, पाई जाती है, इसलिए इसको सोन नदी या स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन पहला क्या है कि इसे स्वर्ण नदी कहते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि इसका उद्गम कहाँ है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड से निकलती है, मध्य प्रदेश और मध्य पूर्व में मध्य प्रदेश की ओर बहती है, और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है, और पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। पटना में गंगा नदी मिलती है, इसका मतलब गंगा की ये एक सहायक नदी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, यह आपसे पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश है, इसमें नदियों का बड़ा जाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 टाइप की नदियां पाई जाती हैं। पहली जो नदी है वो हिमालयी नदी है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो सदानीरा नदियां होती हैं, जिसमें यमुना है, गंगा है। ठीक है। दूसरी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दूसरा जो नदी तंत्र है वो कौन सा है? मैदानी नदी तंत्र, जो दलदलों और झीलों में नदियों का विकास हुआ है। और तीसरा पर्वतीय नदी तंत्र क्षेत्र, जिनका विकास पर्वतीय क्षेत्र या बिंदु क्षेत्रों के मध्य से हुआ है। तो इतने बड़े नदी तंत्रों से सिंचित क्षेत्र में, सिंचित प्रदेश में जो सबसे अधिक सिंचाई का विकल्प होगा, वो सिंचाई का विकल्प भूगर्भ स्रोतों से होगा। वो सिंचाई का विकल्प भूगर्भ स्रोतों पे डिपेंड या भूगर्भ स्रोतों से निकाले जाने वाले जल स्रोतों पे होगा, जल माध्यमों पे होगा। और वो जल स्रोत, जल माध्यम कौन से होते हैं? नलकूप डिपार्टमेंट, नलकूप विभाग। तो प्रदेश के सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो ऑप्शन इसका होगा सी, नलकूपों के द्वारा। नलकूप का सिंपल सा मतलब है पंपिंग सेट के द्वारा, इंजन के द्वारा। क्लियर है? तालाबों से सिंचाई तमिलनाडु में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि जहां पर्वतीय पठारी क्षेत्र होते हैं वहां वर्षा के जल या नदियों से जो जल या झरनों से जो जल गिरते हैं, खासकर वर्षा का जल इस पर डिपेंड होता है, वो जल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उन तालाबों में, उन कुंडों में वो सिंचित हो जाते हैं, जो आगे चल के सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।
ठीक है ना। तो प्रदेश के सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का जो माध्यम है कौन सा? नलकूप। ये क्लियर है कि प्रदेश में इन चारों माध्यमों से सिंचाई की जाती है। पूरे प्रदेश में जो सिंचाई के माध्यम हैं ये चारों हैं। तालाब से भी होती है, कुओं से भी होती है, नहरों से भी होती है, नलकूपों से भी होती है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे अधिक किससे होती है? तो सबसे अधिक होती है नलकूपों के माध्यम से। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तालाबों, पोखरों, झीलों एवं नदियों से सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के ये सबसे प्राचीन स्रोत है, जिसमें बेड़ी, ढैंकची। बेड़ी आप अगर आपने देखा होगा बचपन में, ग्रामीण पृष्ठभूमि से अगर आप बिलोंग करते हैं देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो इतिहास में कहीं पढ़ा होगा। बेड़ी का मतलब होता है तालाब होता है, तालाब पे ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसके बीच में घिर्री लगी होती है, यहाँ रस्सियाँ लगी होती हैं, यहाँ बाल्टियाँ लटकी होती हैं। उस बाल्टियों से उसको खींच करके निकाला जाता है, उसको बेड़ी कहते हैं। ढैंकची का मतलब होता है, जो मैं शायद जानता हूँ, तालाब क्षेत्र या जहाँ जल स्रोत होता है वहाँ ऐसे कुछ संरचना होती है कढ़ाई के आकार की, दोनों तरफ रस्सी लगी होती है, उससे दो लोग पकड़ करके पानी को खींचते और आगे क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं। प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन स्रोत हैं तालाबों से, पोखरों से, झीलों से और नदियों से। आज तकनीकों का प्रयोग कर सिंचाई की जाती थी। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में आज भी इन स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी ये स्रोत प्रचलन में बने हुए हैं। नलकूपों द्वारा सिंचाई। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम मेरठ में शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि नलकूपों से सिंचाई करने का जो सर्वप्रथम स्रोत मिलता है, साक्ष्य मिलता है, या जहां सर्वप्रथम नलकूपों से सिंचाई स्टार्ट हुई वो 1930 में मेरठ से स्टार्ट हुई। इसको ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन है ये। प्रदेश में मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं अलीगढ़ जिलों में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना। ये वही क्षेत्र हैं जहां नदियों को विकास अच्छी मात्रा में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, रामगंगा नहर। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे पुरानी नहर है आपकी वो पूर्वी यमुना नहर है। क्लियर है? ये चारों नहर उत्तर प्रदेश में है। इन चारों नहरों का विकास उत्तर प्रदेश में किया गया है। इन चारों नहरों पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो वो पूर्वी यमुना नहर है, जिसका विकास उत्तर प्रदेश में किया गया और सबसे पुरानी नहर के रूप में इसको जाना जाता है। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ। जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए थे, ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण 1840 से 1854 के बीच हुआ। ये डाटा याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन कब है? 1840 से 1854 के बीच ऊपरी गंगा नहर का निर्माण होता है। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा किनारे से निकाला गया है। कहां से? हरिद्वार के समीप गंगा किनारे से निकाला गया है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है, लेकिन शाखाओं प्रशाखाओं सहित कुल 5640 किलोमीटर। इससे आगरा नहर तथा निचली नहरों को भी जल मिलता है। क्लियर है? तो ऊपरी गंगा नहर का जो विकास किया गया 1840 से 1854 के बीच में किया गया। इसकी जो कुल एक्चुअल लंबाई है वो है 340 किलोमीटर, लेकिन जब इसके शाखाओं प्रशाखाओं को आप अटैच कर लेंगे तो उसकी लंबाई हो जाती है 5640 किलोमीटर। और यह हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकली है और यह अपने साथ जो जल लाती है उससे आगरा नहर और निचली गंगा नहर को भी जल प्रदान करती है। क्लियर है? जून 2006 में इसका आधुनिकीकरण कार्य समाप्त किया गया। यह नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर आदि जिलों के लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है।
क्लियर है। तो इसका आधुनिकीकरण का काम कब समाप्त किया गया? 2006 में। और ये किन एरियाओं को सिंचित करता है ये आपको दिख रहा है। तो ऊपरी गंगा नहर का जो संबंध है वो सिंचाई क्षेत्र से है। रामगंगा नहर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1975 में 128 मीटर ऊंचा बांध और नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रामगंगा नहर कहाँ है? उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1975 में 128 मीटर ऊंचा बांध और नहर का निर्माण किया गया। इससे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। क्लियर है। तो इन दो नहरों के बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया। आगे देखते हैं पूर्वी यमुना नहर, जिसके बारे में हमने आपको आंसर बताया कि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो उन चारों नहरों जो हमने आपको आसम में दिया था उनका हम डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पूर्वी यमुना नहर यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है और इसका विकास 1830 में किया गया है। और दूसरी कौन सी थी? ऊपरी गंगा नहर, जिसका विकास 1840 से 1854 के बीच में किया गया है। तो दूसरी पुरानी नहर कौन सी हो जाएगी? ऊपरी गंगा नहर। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जिसका निर्माण किया गया 1830 में। यह अयोध्या नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है और इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। 1440 किलोमीटर है। यह अयोध्या के समीप यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है। क्लियर है। अयोध्या कौन सा? सहारनपुर के करीब कोई अयोध्या जगह होगी वहां। ठीक है ना। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमियों की सिंचाई की जाती है। यह शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी, बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका विस्तार किया गया। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्वी यमुना नहर है वह राज्य की सबसे पुरानी नहर है और उसका विकास 1830 में किया गया। और जो सहारनपुर के अयोध्या नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है और जो यमुना सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ जैसे स्थानों को सिंचित करती है और जिसकी खुदाई शाहजहां द्वारा करवाई गई थी, जिसका अंग्रेजों ने बाद में विस्तार किया। क्लियर है। तो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। और अब क्वेश्चन है कि प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी? आपके सामने ऑप्शन है रामगंगा नहर प्रणाली, पूर्वी यमुना नहर प्रणाली, निचली गंगा, शारदा नहर। तो इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे तो भी आपने रामगंगा और यमुना नहर को देख लिया, जिनकी नहर प्रणाली उतनी लंबी नहीं है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। और ये जो निचली गंगा है, ये निचली गंगा नहर का क्षेत्र निचले गंगा क्षेत्र से निकला गया है। निचले गंगा क्षेत्र से निकलने के कारण इसका विस्तार बहुत बड़ी मात्रा में अंडरस्टूड नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है? शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी या विस्तृत नहर प्रणाली है वो कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली। शारदा नहर के बारे में हम देखते हैं। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये इंफॉर्मेशन नंबर 1 आप याद रखिएगा। दूसरा, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ है, इंफॉर्मेशन नंबर 2 जो आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी नहर प्रणाली प्रदेश की कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली। और इसका विकास कब हुआ? 1920 से 1928 के बीच में। यह चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर एक जगह है बनवासा, जो चंपावत के पास है, नामक स्थान पर शारदा
काली या महाकाली नदियों से निकलती है। ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कल भी बताया था आपसे, काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है या शारदा को काली या महाकाली नदी कहा जाता है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बनावस चंपावत के निकट इसका उद्गम होता है। इस नहर के द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। तो शारदा नहर कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल की सीमा पर स्थित बनवासा से। और इसकी सिंचाई का जो प्रमुख सिंचित क्षेत्र है वो कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका विकास 1920 से 1928 के बीच में किया गया। क्लियर है? ये एक शारदा नदी या काली नदी या महाकाली नदी पर स्थित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा कि शारदा नहर का संबंध किससे है? सिंचाई कार्य से है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। फिर कुछ हमने आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इससे रिलेटेड 3 आपको ऑप्शन हमने पूछे हैं। इसका उद्देश्य, उस नदी के बारे में बात की, उस नहर के बारे में बात की गई है। इसका उद्देश्य पूर्वांचल के बाहर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल के बाहर घाघरा, सरयू व राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना है। क्लियर है? इस परियोजना के तहत कतरनिया घाट, जहां मगरमच्छ पालन का केंद्र खोला गया, के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाया गया है। तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका उद्देश्य मतलब उस नहर परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल के बाहर घाघरा, सरयू व राप्ती नदियों, घाघरा, सरयू व राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाना है। और घाघरा नदी को क्या कहते हैं मैदानी क्षेत्र में? सरयू नदी। और सरयू नदी कहाँ बोलते हैं? अयोध्या में। और पूर्वांचल के बाहर की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल के बाहर का मतलब ये मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और मैदानी क्षेत्र में घाघरा को क्या बोलते हैं? सरयू नदी। और यहाँ देखिए लिखा हुआ कतरनिया घाट के पास घाघरा नदी पर एक बैराज बनाते हैं। और घाघरा नदी को क्या बोलते हैं? सरयू नदी। कहाँ? मैदानी क्षेत्र पे। और उद्देश्य क्या है? मैदानी क्षेत्र में घाघरा, सरयू और राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना। तो इन सारे कनेक्शन से हमें इस सवाल का आंसर मिल जाता है और इस सवाल का आंसर होगा ए का मतलब सरयू नहर परियोजना। तो सरयू नहर परियोजना का उद्देश्य है पूर्वांचल के बाहर घाघरा, सरयू और राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना। और इसी परियोजना के तहत कतरनिया घाट के पास घाघरा नदी पर एक बैराज भी बनाया गया है। चलिए सरयू नहर परियोजना को देखते हैं। इसका उद्देश्य पूर्वांचल के बाहर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। कहाँ? पूर्वांचल में, पूर्वांचल के बाहर श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जिलों में घाघरा, सरयू व राप्ती, ये क्लियर रखिएगा। ये पूर्वांचल के बाहर के स्थित जो जिले हैं वो आपको भले ना एक बार आप मिस कर दें, याद ना रखें, लेकिन ये याद रखना है कि घाघरा, सरयू और राप्ती नदियों से जल को निकालकर इस परियोजना के तहत पूर्वांचल के बाहर के क्षेत्रों को सिंचित करना है। क्लियर है? तो घाघरा, सरयू और राप्ती नदियों के जल को ये नहर प्रणाली अपने अंदर समाहित करती है। इस परियोजना के तहत बहराइच जिले के नानपारा तहसील में कतरनिया घाट, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है आपके प्री में। एनवायरमेंट कतरनिया घाट कहाँ है? नानपारा तहसील या बहराइच जिला। तो कतरनिया घाट का संबंध किससे है? बहराइच जिले से है। के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाया गया है। इसके अलावा डुमरियागंज, उतरौला, अयोध्या और गोला में पंप नहरों का निर्माण किया जा रहा है। 1977-78 से निर्माणाधीन, याद रखिएगा, अभी निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ, निर्माणाधीन
इस परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय नदी किसको घोषित किया गया, गंगा को, और राष्ट्रीय नहर परियोजना किसको घोषित किया गया, सरयू नहर प्रणाली को कब घोषित किया गया, अगस्त 2012 में। तो अगस्त 2012 में सरयू नहर प्रणाली को राष्ट्रीय नहर प्रणाली घोषित किया गया और सरयू नहर प्रणाली के तहत घाघरा, राप्ती और सरयू नदियों का जल का इस्तेमाल करते हुए पूर्वांचल के बाहर के क्षेत्रों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। और इसी नहर प्रणाली के द्वारा बहराइच के नानपारा तहसील स्थित कतरनिया घाट के पास घाघरा नदी पर एक बैराज भी बनाया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित नहर प्रणाली कौन सी है, आपसे पूछी गई है। तो पहला है ऑप्शन आपके पास है केन नहर प्रणाली, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर प्रणाली, शारदा नहर प्रणाली, हथनी कुंड बैराज। तो शारदा नहर प्रणाली नहीं हो सकता, अभी आपके इससे पहले आपने देखा। शारदा नहर प्रणाली किस पे बनी हुई है, शारदा नदी पर। शारदा नदी को आप क्या कहते हैं, काली नदी या महाकाली नदी, महाकाली नदी। और शारदा नदी क्या है, शारदा नहर प्रणाली क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, शारदा नहर प्रणाली। क्लियर है? ठीक, हथनी कुंड बैराज है नहीं, क्योंकि नहर प्रणाली है की बात की जा रही है जो संयुक्त परियोजना होगी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन जो है ए, केन नहर प्रणाली। केन को कर्णवती नदी भी बोलते हैं। केन कर्णवती नदी या केन नदी पर बनना है, इसको कर्णवती भी बोलते हैं, केन नदी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना के तहत जो विकसित नहर प्रणाली है वो केन नहर प्रणाली है, जो केन नदी या कर्णवती नदी पर बनाई गई है। क्लियर है? चलिए, रानी लक्ष्मीबाई नहर के संबंध में क्या है, ललितपुर जिले, ये गलत लिखा हुआ देख लीजिएगा, ललितपुर होगा इधर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं। ठीक है ना? इन्हीं नहर प्रणाली के श्रृंखलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर परियोजना कहा गया है। तो याद रखिए, जो आपसे क्वेश्चन यहां बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ है, तो ललितपुर जिले में। माता टीला बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माता टीला बांध कई बार आपके पीसीएस से लेकर आईएएस तक के एग्जाम में पूछा गया है कि माता टीला बांध जो है किस नदी पर है, तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। किस जगह पे, ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। किस स्थान पर, माता टीला नामक स्थान पर। ठीक, और माता टीला बांध से दो नहर प्रणालियां निकाली गई हैं, गुरसराय और मंदर नहर प्रणालियां। केन नहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये नहर पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकलती है। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त नहर प्रणाली है वो कौन सी है, केन नहर प्रणाली, जो मध्य प्रदेश के पन्ना नामक शहर से निकलती है। आज का हमारा अंतिम सवाल, राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है केन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर जिस बांध का निर्माण किया गया है वो रिहंद नदी है। सोन नदी के सहायक में सोन नदी को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नदी। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन आपका दोनों हो नहीं सकता। केन नदी को कर्णवती नदी बोलते हैं, कर्णवती नदी बोलते हैं।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बेतवा नदी। बेतवा नदी पे कौन सा बांध है? माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी कहाँ है? ललितपुर जिले में, ललितपुर के पास। तो ललितपुर के पास माता टीला नामक स्थान पर बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाए गए हैं, जहां से गुरसराय और मंदार नामक 2 नहरें निकलती हैं। और इसी बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण भी किया जा रहा है या किया गया है। तो देखिए, राजघाट एवं नहर परियोजना, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से किया गया है। बांध के दोनों ओर नहरें निकाली गई हैं। कौन सी नहरें? आपने बताया गुरसराय और मंदार। तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कहाँ है? ललितपुर जिले में। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। किसकी परियोजना है संयुक्त? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बराबर की संयुक्त परियोजनाएं हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि केन नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? और राजघाट बांध और नहर परियोजना ललितपुर के बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जहां से 2 नहरें निकाली गई हैं, गुरसराय और मंदार नहर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको सिंचाई और नहर प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम अपनी तीसरी या इस चैप्टर के तीसरे क्लास में कल आपके साथ बचे हुए पोर्शन, जो भी आपके भूगर्भ जल स्रोत हैं, नदी तंत्र हैं या और भी जो बचे हुए क्षेत्र हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड उनके हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। बस आप इतना करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में जरूर देखते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस प्री को लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको शिल्पी पब्लिकेशन का मिलेगा। तो शिल्पी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस प्री का सॉल्व आप जरूर देखिए और सन 2010 से लेकर के 2020 तक के सारे पेपर का आप अच्छे से एनालिसिस करिए। अगर आप इतना करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हमारी क्लास देखते हैं और हमारा यूपीपीसीएस प्री के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी क्रैश कोर्स के रूप में हमारे भूमि एजुकेशन ऐप पे है। तो आप भूमि एजुकेशन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करके या किसी भी समस्या होने पे, रजिस्टर ना होने पे या उस क्रैश कोर्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे सेंटर भूमि IAS वृंदावन सेक्टर 7A 459 पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ सारा हमने क्रैश कोर्स के रूप में पब्लिश किया है, उसको लेकर के आप ऑनलाइन घर पे पढ़ सकते हैं। साथ में जो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं, अभी हमने यूपीपीसीएस प्री स्पेशल कराया है, यूपी स्पेशल कंप्लीट कराया है। इसके बाद एग्जाम के कुछ समय पहले हम एक मैराथन बैच भी चलाएंगे क्रैश कोर्स के रूप में, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, हमसे जुड़े रहिए। हम आपके साथ अच्छे तरीके से चीज़ों को, सेगमेंट को कवर करेंगे। चलिए कल मिलते हैं नए क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।